आज का ये जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्र की नई शिक्षा नीति के तहत है। उस शिक्षा नीति जो इस देश को एक नए युग की ओर अग्रसर करेगी। ये शिक्षा नीति जो कि 34 साल बाद इस देश को मिली है, वो ये दर्शाती है कि हमारे देश के युवा या विद्यार्थीगण किस तरीके से इस पूरे देश को ना कि सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे सामाजिक कार्य हैं उन सभी को साथ लेते हुए मुझे पूरा विश्वास है आज की ये चर्चा जो कि हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश प्रभु जी और राष्ट्र के शिक्षा मंत्री माननीय श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के बीच होगी, उससे बहुत कुछ हम सबको ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि इस नई शिक्षा नीति को एक किस तरीके से प्रभावित तरीके से लागू करना है, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी की ओर से हम धन्यवाद देते हैं सुरेश प्रभु जी का और सभी गण्यमान्य व्यक्ति का जिन्होंने अपना समय निकाला और हमें आज ज्वाइन किया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ समय की देरी चल रही है। जैसे ही माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच होंगे, हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। नमस्कार सुरेश भाई। धन्यवाद। ऑनर्ड टू हैव यू हियर। बहुत बहुत हमारे लिए सम्मान की बात है और बहुत खुशी की भी बात है कि आपको मिलने का मौका इस बहाने मिला, क्योंकि आजकल दुर्भाग्य से पिछले 6 महीने से एक दूसरे से मुलाकात भी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन आपको मिलने का जो मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं हमारी विश्वविद्यालय की तरफ से, सीआई की तरफ से और बहुत सारे दर्शकों की तरफ से जो आपको सुनने के लिए, आपके विचार जानने के लिए काफी समय से रुके। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं हमारे विश्वविद्यालय के, आप कुछ कहेंगे? आप मैं ही शुरू करूं अग्रवाल जी? मैं शुरुआत। धन्यवाद साहिल जी। नितेश जी प्लीज स्टार्ट। नमस्कार माननीय शिक्षा मंत्री जी, नमस्कार सुरेश प्रभु जी, कुलाधिपति ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। मैं प्रोफेसर नितेश बंसल, रजिस्ट्रार ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, आप सभी का इस आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिना किसी विलंब के अगले कार्यक्रम की जो एक परीक्षा है उसको आपके सामने रखते हुए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री सुरेश प्रभु जी, जो कि एक ऐसा नाम है जो कि किसी भी उसके मोहताज नहीं है। माननीय सुरेश प्रभु जी अभी एक माननीय संसद सदस्य हैं राज्यसभा के। उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो रही हैं, रेलवे, सिविल एविएशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी जिम्मेदारियां, उनका कुशल नेतृत्व जिसके अंतर्गत उन्होंने पूरी तरह रेलवे का कायाकल्प किया, हम सब उसी से अच्छी तरीके से बेनिफिट है। और उनकी नेतृत्व में ऋषिहुड यूनिवर्सिटी हर एक वो प्रयास करेगी जिससे हम आज की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका पूरी तरीके से पालन कर सके। आइए कुछ बातें जानते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी के बारे में भी। डॉक्टर निशंक 1991 के कर्ण प्रयाग से पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद लगातार 2 बार 1993 और 1996 में फिर से विधानसभा में निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्हें 1997 में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा गया। उन्हें उत्तरांचल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया और 98 में उन्हें संस्कृति और धर्म सभ्य मंत्रालय का भी कार्यभार दिया गया। डॉक्टर निशंक की उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता को देखते हुए 2000 में जब पहली बार उत्तराखंड की अलग सरकार बनी, तब एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें वित्त, ग्राम विकास, चिकित्सा सहित 12 विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद माननीय निशंक जी मार्च 2007 से लेकर जून 2009 तक उत्तराखंड सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, विज्ञान प्रौद्योगिकी के कैबिनेट मंत्री रहे। माननीय मंत्री जी के सम्मान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा था, डॉक्टर निशंक दुनिया के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने राजनीति, साहित्य और संस्कृति का एक समागम देखने को मिलता है। ये विचार केवल मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉक्टर वाजपेयी जी के भी थे। डॉक्टर निशंक ने शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों को संभालने वाले श्री निशंक पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मान मिला। जहां एक और माननीय मंत्री जी को भूटान, युगांडा, नेपाल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान मिला, वहीं उनके साहित्यिक कला की यूएई, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, यूक्रेन, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड में भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर निशंक देश के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनकी 25 से ज्यादा रचनाओं पर शोध चल रहा है और छात्र पीएचडी एवं डीलिट की थीसिस तैयार कर रहे हैं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री पद पे श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी, श्री वीपी सिंह जी, श्री अर्जुन सिंह, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व वाले राजनीतिज्ञ कार्य कर चुके हैं।
इस पद पर आसीन व्यक्ति न सिर्फ राजनीति में बल्कि शिक्षा एवं संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाला होना चाहिए। इस समय पर पद पर माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का चुनाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच विचार कर किया था। ये सब इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश प्रभु जी का, जो कि इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। धन्यवाद। तो सम्मानीय पोखरियाल जी, आपको मैं बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद सभी लोगों की तरफ से देता हूं, जनता की तरफ से भी देता हूं, क्योंकि आपने एक ऐसी बहुत बड़ी घटना घटाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है कि देश को एक नई शिक्षा नीति काफी लंबे समय के बाद आपने प्रदान की है। और मैं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद इसके बात के लिए देता हूं कि अच्छे सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सम्मानित, इसका भी जिक्र मेरे सहयोगी ने किया, कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिले हैं, और साथ ही में सभी लोगों को सम्मान आपने प्राप्त किया है। सम्मान तो एक किसी विद्यापीठ के तरह कि लोगों के दिल में प्यार आपके लिए जो है, उसकी वजह से एक अच्छे मंत्री, शिक्षा मंत्री देश को आपके माध्यम से मिले। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। पोखरियाल, एक बात हमेशा हम सोचते आए थे कि देश को तो नया भारत बनाने की संकल्पना मोदी जी ने काफी समय से देश के सामने रखी। नया भारत बनाने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में हमें विकास का दर भी बढ़ाना चाहिए, ये सभी बातें तो होती रहेगी। लेकिन जब तक उस नए भारत की नींव शिक्षा प्रणाली के आधार पर नहीं बनती है, तो देश एक नया देश बनने के लिए, क्योंकि नया देश बनने के लिए नया समाज बनना चाहिए, और नया समाज बनने के लिए यहाँ की जो हर व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए, उसके दिल में भी ये भावना जागृत होनी चाहिए कि मैं देश को बनाने वाला हूँ, समाज की एक नई रचना करने वाला हूँ। तो ये सब काम करने का काम आपने नई शिक्षा नीति लेके देश के सामने रखा है, तो इसके लिए बधाई पात्र भी है, और साथ में धन्यवाद भी मैं देना चाहूंगा कि इस तरह का एक नया ऐतिहासिक कार्य आपने बहुत बड़ी मात्रा में किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो शिक्षा नीति है वो अमल में कैसे आएगी, किस तरह से राज्य सरकारें, किस तरह से अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, गैर सरकारी संस्थाएं, यहाँ के समाज के अलग अलग विभिन्न बिंदु, जो लोग इसमें भी जुड़ना चाहेंगे, ये सबको आप साथ में लेके इसको अमल में किस तरह से लाएंगे, इसके बारे में आप आपके विचार लोगों के सामने रखेंगे। सुरेश भाई, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपकी सहजता, आपकी शालीनता, आपकी प्रखरता से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ, और मैं इस विश्वविद्यालय को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आज जैसा एक सुयोग्य, प्रतिभा संपन्न और बहुत दूर तक सोचने वाला एक बहुत ही व्यावहारिक व्यक्तित्व का धनी इस विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में यहाँ पर मिला है। और मैं शुभकामना दे रहा हूँ इस विश्वविद्यालय को कि वो सुरेश जी की अगुवाई में और ऊंचाइयों को छुएगा, मेरा पूरा भरोसा है। सुरेश भाई, आप तो जैसे कि अभी संचालक महोदय कह भी रहे थे कि आपने जिस क्षेत्र में भी रहे हैं, आपने बिल्कुल नए तरीके से हमेशा काम किया है और उसका रिजल्ट दिया है। मैं समझ सकता हूं कि आप कितना 24 घंटे को 48 घंटे में बदलने वाले देश के चुनिंदे लोगों में हैं। ये निश्चित है कि जो नई शिक्षा नीति बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित थी। अब मैं थोड़ा सा यदि पीछे लेकर के जाऊं, थोड़ा सा, क्योंकि ये सभी हमारे कुलपति जी हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रार होंगे, सभी डीन होंगे, सभी प्रोफेसर हैं, सभी रीडर्स हैं, और सभी शिक्षाविद हैं, और मुझे लगता है कि शोध छात्र भी होंगे, और देश से और दुनिया के जितने भी आपके चिर परिचित लोग हैं वहाँ सब जुड़े होंगे। यहाँ पर वो शिक्षाविद भी होंगे जिन्होंने अपने तिल तिल खपा करके और
प्रकाश देने का काम किया है, क्योंकि अधिकांश गुरुजन है। हमारे देश की तो परंपरा ही रही है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हमने भगवान के रूप में माना है, वो परिवर्तनकारी है और उसका कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आप सभी गुरुजनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक सामान्य शिक्षक से आज शिक्षा मंत्री तक की मेरी यात्रा के उन तमाम पड़ावों को जब मैं देखता हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी शिक्षक की कितनी बड़ी छटपटाहट होती है, कौन सी भूमिका होती है, और निर्माण की जो उसके अंदर उथल पुथल मचती है, वो जब तक कि उस छात्र तक नहीं पहुंचा देता अपने मन को, अपनी रचना को, तब तक वो चुप नहीं बैठ सकता है। और मैंने इसीलिए कहा कि यदि मैं थोड़ा सा पीछे देखूं तो मैं देखता हूं कि मेरे देश को विश्व गुरु कहा गया। ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। जब मेरे भारत में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, तब दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होता था। ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो कहा जाता है। आज तक तो किसी ने मेरे को बताया नहीं कि नहीं, तक्षशिला और नालंदा से पहले दुनिया में बहुत विश्वविद्यालय थे, वहां से हिंदुस्तान के लोग भी पढ़ने के लिए जाते थे। किसी ने भी नहीं बताया। मुझे किसी को जानकारी होगी तो जरूर मुझे बताएंगे, मैं सभी से विनती करता रहता हूं। और यदि नहीं, तब तक मेरी ये धारणा बनती है कि नहीं, हम ही पूरी दुनिया को लीडरशिप दे रहे थे। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को लीडरशिप दी है। और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की धरती पर आकर के सीखा है, जीवन जीना सीखा है, विज्ञान सीखा है, भाषा सीखी है, संस्कार सीखे हैं, सब कुछ तो सीखा है। और इसलिए जब मैं उस विश्व गुरु भारत की जब मेरे सामने उसका दृश्य आता है, तब मुझे लगता है कि वो विश्व गुरु भारत अचानक किधर गया, क्यों हमारी होड़ लग गई फिर दूसरों के पीछे दौड़ने की, भागने की। तो ऐसा लगता है कि समय और परिस्थितियों के थपेड़ों ने हमको गुलामी में धकेला, और गुलामी के उन वर्षों ने, उन दिनों ने हमको हमारी संस्कृति से, हमको हमारे आचार विचार और हमारे संस्कारों से और हमारी शिक्षा से दूर कर दिया। मैं लॉर्ड मैकाले को कोई दोष नहीं देता, शायद स्वाभाविक ही है यदि उनके मन में यह विचार आया कि हिंदुस्तान पर तब तक राज नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी संस्कृति और शिक्षा इन दोनों को बदल नहीं देते। और उन्होंने इतने वर्षों में हमारी जड़ों से अलग किया, हमारी भाषा को भी बदल दिया, हमारे पाठ्यक्रम को बदल दिया, हमारी शिक्षा को बदल दिया। और स्वाभाविक ही है, अभी कई बार जब लोग तमाम तर्क कुतर्क करते हैं तो मैं कभी नाराज नहीं होता, इसलिए कि मुझे लगता है कि मन मस्तिष्क में 100-150 सालों का जो भरा है अचानक कैसे बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त लगेगा, लेकिन मैं भरोसा है मुझको कि ये जब नई शिक्षा नीति लेकर के हम आए और पूरे देश के अंदर गए, इस देश को यदि केवल शिक्षा का वैभव देखें तो जहां हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं, वहां शिक्षा का वैभव 1000 से अधिक, जिस देश में विश्वविद्यालय हों, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हों, 15 लाख से अधिक वहां स्कूल हों, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हों, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी ज्यादा 33 करोड़ से भी अधिक इस देश का छात्र और छात्रा हो। ये ही इस देश का वैभव। और जब हम नई शिक्षा नीति को लेकर आए थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में, जैसे सुरेश भाई आपने अभी कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नए भारत को चाहते हैं, 21वीं सदी का ऐसा स्वर्णिम भारत जो अपना भारत हो, जो फिर वही भारत हो जो पूरी दुनिया को लीडरशिप दे सके। और इसलिए वो जो स्वर्णिम भारत है वो स्वच्छ भारत है, स्वस्थ भारत रहेगा, समृद्ध भारत रहेगा, आत्मनिर्भर भारत रहेगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा जो स्वर्णिम भारत होगा 21वीं सदी का। उसकी आधारशिला के लिए ये नई शिक्षा नीति हम लेकर के आई हैं। और इसलिए इस नई शिक्षा नीति शायद ये दुनिया का पहली ऐसी नीति होगी जिस पे इतना व्यापक परामर्श हुआ है, जहां 1000
विश्वविद्यालयों से लेकर 45,000 डिग्री कॉलेज और 33 करोड़ छात्र छात्रा और उनके माता पिता होते तो 100 करोड़ से भी पार जाती है संख्या, जहां शिक्षाविद से लेकर के शिक्षक और वैज्ञानिकों से लेकर के विशेषज्ञों तक सभी को परामर्श लिया, ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री जी तक, गांव से लोकसभा तक, ग्राम सभा से लोकसभा तक। तो मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा व्यापक परामर्श, और उसके बाद भी हमने पब्लिक डोमेन में डाला था। 6 महीने तक मैं लगातार ये आग्रह करता रहा कि किसी के मन में किसी कोने पर भी यदि शिक्षा नीति, क्योंकि आमूलचूल परिवर्तन होना है शिक्षा नीति में, अब भारत की शिक्षा नीति होगी। अब हम किसी पर वो नहीं कर सकते, देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए, कब तक प्रतीक्षा करेंगे और क्यों प्रतीक्षा करेंगे? अपने देश की नीति होनी चाहिए। हम कब तक ढोते रहेंगे उन चीजों को, कब तक रोते रहेंगे उन बातों पर? इसलिए अब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व जो इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो सारे विश्व का जिस पर भरोसा होता है, इस देश का भरोसा होता है, वक्त सही है। ऐसी नीति जो भारत केंद्रित नीति हो, जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी से युक्त जमीन पर खड़े होकर के, अपने मूल्यों पर खड़े होकर के और दुनिया के शिखर को चूम सके, जो विश्व प्रतिस्पर्धा पर आ सके, ऐसी शिक्षा नीति के परामर्श के लिए जब हम देश के कोने कोने में गए हैं तो मुझे खुशी होती है कि सब लोगों ने, शायद दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श रहा होगा, और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2 लाख से भी अधिक इस पर सुझाव आए, और उन सुझावों को हमने 3 अलग अलग सचिवालय बनाए, उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, स्कूली शिक्षा का, और 20-20, 25-25 विशेषज्ञों की टीम लगा करके एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद जो ये नीति आई है, ये अमृत के रूप में आया है। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि देश की आजादी के बाद आने वाली महत्वपूर्ण नीतियों में आज इस नीति को 99% लोगों का समर्थन मिला है, चाहे किसी भी दल का था, जाति का था, क्षेत्र का, धर्म का था, हर व्यक्ति ने इसको अपनी नीति बना है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये केवल एक सरकार की नीति नहीं है, ये देश की नीति है। इसको देश की नीति है, देश की पीढ़ी को खड़े करने वाली नीति है। और इसलिए जो अभी आपने कहा कि हम कहाँ देखते हैं, मैं समझता हूं, मैं वही देखता हूं जहां तक मेरा व्यक्तिगत भी, मुझे जितना पूरे देश के अंदर लोगों के विचार विमर्श करके मैं देख रहा हूं, आजकल लोगों के मुंह पर 2 बातें आ रही हैं, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत, ये लोगों के मन मस्तिष्क में छा रही हैं। सुरेश प्रभु जी, कई बार क्या होता है, जब संभावनाएं, जैसे बहुत तेज बारिश आ रही होगी तो पूरा आसमान ऐसा हो जाता है कि पहले ही अनुमान लगने लगता है कि कुछ होने वाला है। तो जो ये परिवेश बना है इस बीच, इस परिवेश में ऐसे बीज हैं, परिवर्तन के ऐसे बीज हैं, आगे जाने वाले ऐसे सुखद अनुभव हैं, एहसास हैं, जो निश्चित रूप में मेरे देश को उस शिखर पर पहुंचेगी। हम इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। यदि स्कूली शिक्षा में देखें, 10+2 कितने वर्षों तक ढो रहे थे हम इसको, एक ही स्थिति में कर रहे थे। नहीं, अब हमने कहा 5+3+3+4, और 5 को जो शुरू के 5 वर्ष हैं उसको भी 3+2 में किया, जो 3 वर्ष का बच्चा है। क्योंकि सभी वैज्ञानिकों के विश्लेषणों के बाद ये निकला कि ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे का है, मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। लगभग बताते हैं कि 85% तक का जो मस्तिष्क का विकास है। तो हम उन वैज्ञानिकों के और अपनी कमेटी की उस अनुशंसा को भी पकड़ना चाहते थे, हम उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देते, और इसलिए वहां से हम शुरू कर रहे हैं इसको। उसके खेल में उसको कोई बोझ नहीं, अब तो बिल्कुल खुला मैदान है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। और इसलिए हम बिल्कुल इस स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक पूरा खुला मैदान दे रहे हैं, पूरी छूट दे रहे हैं, और किस तरीके से वो बच्चा फिर खेल के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। और उसका 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन भी रखा हुआ है। वो बच्चा अपना स्वयं मूल्यांकन करेगा, उसका साथी उसका मूल्यांकन करेगा, उसका अभिभावक उसका मूल्यांकन करेगा, और उसके अध्यापक मूल्यांकन करेगा। उसको महसूस होगा कि किधर जा रहा है, वो कहाँ जाना है, क्या करना है, स्वतः स्फूर्त होगा। ये शायद दुनिया का पहला देश होगा
जो स्कूली शिक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पढ़ाएगा। और इसलिए ये छठी से आगे, स्कूली शिक्षा से आगे, जहां हम वोकेशनल जो स्ट्रीम के साथ, वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं, उसके व्यावसायिक शिक्षा और वो भी विभिन्न क्षेत्रों में वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं छठी से, ताकि वो स्कूल से बाहर निकलते ही वो एक योद्धा की तरह बाहर निकले, उसको भटकना ना पड़े। वो किस क्षेत्र में यदि आगे पढ़ना चाहता है तो उस क्षेत्र में वो आगे जा सके, और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। ये इस तरीके से स्कूली शिक्षा से लेकर के हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां तक उच्च शिक्षा का है, वहां भी हम लोगों ने पूरी छूट दे दी। ये भी छूट दे दी, कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। अब 4 वर्ष का यदि कोई कोर्स है और 2 वर्ष में ही कई बार परिस्थितिवश बच्चे को छोड़ना पड़ता है, तो 2 वर्ष उसके खराब हो जाते हैं, पैसा भी चला जाता है, समय भी चला जाता है, कुंठा में जीता है। अब ऐसा नहीं होगा। हमने जो क्रेडिट बैंक बनाया है, क्रेडिट बैंक बनाएंगे, यदि वो 1 वर्ष में छोड़ के जाना चाहता है तो उसको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष में जाना चाहता है, छोड़ रहा है, परिस्थिति है, तो डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष में जा रहे हैं तो डिग्री मिल जाएगा। लेकिन यदि बीच में 2 वर्ष के बाद यदि उसकी परिस्थितियां अच्छी हो गई और उसको लगता नहीं अपने भविष्य को और संवारने की जरूरत है, तो वो आए और वहीं से वो शुरू कर सकता है। जिस क्रेडिट जहां पर उसने छोड़ा था, वहीं से वो शुरू आगे अपने भविष्य को तलाश सकता है। ये इसमें पूरी तरीके से छूट होगी। इस बात की भी छूट है कि कोई भी विषय, संगीत के साथ आप विज्ञान ले सकते हो, आप तकनीकी के साथ साहित्य ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप पर पूरी छूट होगी। किस क्षेत्र में दौड़ना चाहते हो? दौड़ना तो है ही, मैदान खाली है, चुप नहीं बैठना है, लेकिन किस क्षेत्र में दौड़ना चाहते हो? क्या इच्छा है, क्या जिज्ञासा है, क्या जिजीविषा है, कहाँ दौड़ सकते हो, कहाँ आसमान छू सकते हो, किस क्षेत्र में जा सकते हो, ये पूरी तरीके से छूट होगी। और शोध और अनुसंधान, आपको याद होगा सुरेश भाई की एक वक्त था जब हम देश की सीमाओं पर जूझ रहे थे, और वहां देश की सीमाओं पर जब संकट था और अंदर आंतरिक खाद्यान्न का संकट था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो बाहरी जो हम सीमाओं पर के संकट को भी जूझ रहे थे और खाद्यान्न के संकट को भी जूझ रहे थे, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पूरा देश खड़ा हो गया था और हमने दोनों संकटों पर विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो वाजपेयी जी को लगा कि अब हमको और आगे बढ़ने की जरूरत है, और आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, अटल जी के तो बहुत निकट रहे आप, मैं जानता हूं। और अटल जी ने कहा था कि जय विज्ञान का नारा दिया था, और अटल जी के जय विज्ञान ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को महाशक्ति के रूप में रास्ता अग्रसर किया था। और सशक्त होकर के हम उभर करके हमारा रास्ता और प्रशस्त हुआ था। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरी दुनिया की आशा का केंद्र हो रखे इस समय, और जिन्होंने भारत को उसी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमको गौरव भी दिया है। मैं समझता हूं किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों नहीं है, किसी भी विचार का क्यों नहीं है, उसको इस बात को लेकर गौरव महसूस होता है कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश दुनिया में हिंदुस्तान की पहुंच होती है। पहले हिंदुस्तान किसी छोर पर बैठा रहता था, अब हिंदुस्तान बीच में बैठा रहता है। हिंदुस्तान बैठता है, सारी दुनिया के बीच में मध्यस्थता करता है। विभिन्न उसमें नहीं जाना चाहता हूं पीछे, लेकिन यदि अकलुषित तरीके से भी समीक्षा करेंगे तो हिंदुस्तान ने ऊंचाइयों को पाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब जरूरत है जय अनुसंधान की, हमारे पास अनुसंधान की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा, जिस बात को मैंने कहा कि हम विश्व गुरु थे, अचानक विश्व गुरु नहीं बन पाए हम, हमारे पास था ना सुश्रुत शल्य चिकित्सा का पूरी दुनिया का जनक, इसी धरती पर तो पैदा हुआ। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, आयुर्वेद को कहने वाला जो आयु का विज्ञान है, वो चरक संहिता आज भी हमारे पास है। चरक ऋषि की जन्मस्थली इसी धरती पर तो थी। ये भास्कराचार्य, इतना बड़ा वैज्ञानिक भास्कराचार्य, दुनिया में उनके नाम से ये भास्कराचार्य, चाहे वन हो चाहे 2 हो चाहे द्वितीय हो, यदि भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिक जिन्होंने चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, गणित हो, तमाम क्षेत्रों में वो भास्कराचार्य इसी धरती पर तो पैदा हुए।
ये जो आर्यभट्ट है वो कहाँ से, किसी दुनिया के किसी छोर में आर्यभट्ट हुए क्या? इसी आर्यभट्ट यही हुए जिस योग के पीछे आज पूरी दुनिया 199 देश पीछे खड़े हो गए, और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक ही पुकार पर कि हाँ ये मनुष्य धरती, क्योंकि हम दुनिया का हिंदुस्तान पहला देश है जो वसुधा को अपना कुटुंब मानता है। भूमि माता भूमि पुत्रम पृथिव्या, ये पूरी धरती माँ है, इसका हम पुत्र और पुत्रियां हैं, ऐसा कहने वाली इतनी हिम्मत करने वाला देश केवल है तो मेरे हिंदुस्तान है। इसलिए विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, जब विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भी बात करते हैं हम, कि नहीं नहीं, जब तक धरती पर कोई भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये हमारी नीति है, ये हमारी रीत है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। और इसलिए उस विजन को, उस मिशन को, उस विचार को, जिस दो पूरी दुनिया में हमको विश्व गुरु के रूप में स्थापित करता है। और ऐसे हमारे वैज्ञानिक जिनके बारे में मैंने अभी योग के बारे में, पतंजलि का चाहे योग हो, और भास्कराचार्य की जिनकी मैंने अभी चर्चा की, और आचार्य कणाद, ऋषि कणाद जिसने अणु परमाणु का विश्लेषण किया हो, ऐसा ऋषि कणाद जैसे ऐसे वैज्ञानिक भी हमारे पास थे। मैं ये समझता हूं यदि भाषा विज्ञान के बारे में देखेंगे दुनिया में पाणिनि से बड़ा भाषा विज्ञान का कौन व्यक्ति हो सकता है। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा जरूरी है अनुसंधान, ये जो शोध की संस्कृति बहुत जरूरी है कि हम अनुसंधान करें। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना को हमको प्रेरित किया, वही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के गठन का भी सुनिश्चित किया, ताकि अत्याधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। इस क्षेत्र में जो ये नई शिक्षा नीति जिसमें आपने जिज्ञासा प्रकट की है कि क्या ऐसा होगा कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये सब कुछ जिस अनुसंधान, अभी भी हम अनुसंधान में, क्योंकि जब मैं टाइम्स रैंकिंग की और क्यूएस रैंकिंग की देखता हूं पूरी दुनिया की रैंकिंग में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ पीछे 1 साल 100 साल में, हाँ अभी अनुसंधान में हम पीछे हैं, अभी हम शोध में पीछे हैं, हम पेटेंट में हम पीछे हैं। हमारे साथ जो चाइना, और जब मैं देख रहा था पीछे 10-15 साल की मैं समीक्षा कर रहा था, तो जो लोग हमारे साथ खड़े थे उन्होंने छलांग मारी है। अब मैं पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन अब जब आंख खुली तभी सुबह मानना चाहिए। अब हमारे अच्छी लीडरशिप है, और पीछे 20-30-50 साल में क्या हुआ मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हम शोध और अनुसंधान में नहीं कर पाए कुछ, और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, अब अनुसंधान की प्रवृत्ति होगी, एक संस्कृति अनुसंधान की संस्कृति होगी, शोध और अनुसंधान की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ नवाचार को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो आपने कहा है कि इसमें लोगों की क्या सहभागिता होगी, लोगों की सहभागिता चाहिए, क्योंकि जो ये बच्चा है, यदि स्कूली बच्चे को 10वीं तक 12वीं तक वो उसकी आधारशिला बन जाती है, तो उसकी जो पहली पाठशाला उसके घर पर ही होती है। अभिभावक से बड़ा कौन शिक्षक हो सकता है उसका। इसलिए शिक्षक और अभिभावक, इस दो के बीच की जो कड़ी है छात्र, इस पर हम लोगों को इस नई शिक्षा नीति के तहत सभी को वो करना है। और क्योंकि आप सभी लोग लीडर हैं, जितने भी मैं देख रहा हूं आप सब लोग लीडर हैं। नीतियां बहुत अच्छी बनती हैं, कभी नीति को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो कोई नीति बहुत अच्छी होती है, लेकिन पता चला कि उसका क्रियान्वयन कभी हुआ ही नहीं। उदाहरण के लिए 1986 का जब आया था, ये अभी लोग कहते हैं 34 सालों के बाद आई, मैं कहता हूं हिंदुस्तान की आजादी के बाद अपनी भारत की शिक्षा नीति आई है, क्योंकि वो भारत केंद्रित अब होकर के खड़ी हुई है ये। लेकिन यदि 1968 और 1986 की भी शिक्षा नीति को पढ़ता हूं, तो 86 में जो बिंदु आए वो 92 में जाकर के, जब जिन्होंने 86 में उस शिक्षा नीति की बात की थी, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो जाकर के थोड़ा बहुत हलचल मचाने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नीति यदि हो तो उसका आधार उसको क्रियान्वयन की ही दिशा में होना चाहिए। और इसलिए हमारा जो रास्ता है, ये जो बीच का नीति का निर्माण प्लस क्रियान्वयन, ये जो दोनों के बीच की है, ये जो मेरे सामने आप सब लोग बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ये हैं लीडरशिप, लीडर हैं
ये बीच में खड़े होकर के यहां से अब इस नीति को पकड़ करके और नीचे अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक कैसे जा सकती है, इसकी जरूरत है। इस समय हिंदुस्तान करवट बदल रहा है, ले रहा है, अच्छा ही है पूरी दुनिया में। और हम तो फिर युवा देश हैं, आगे मुझे लगता है कि हम तो 60% युवा पूरी दुनिया में, यंग इंडिया आगे 30 और 35 वर्षों तक रहने वाला, कुछ भी कर सकते हैं हम। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति निश्चित रूप में नए आयाम, नए परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव के साथ, सुधारात्मक बदलाव के साथ आ रही है। और इसलिए सुरेश भाई, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये जो शिक्षा नीति होगी, ये इंडियन भी है, ये इंडियन भी होगी, ये इंटरनेशनल भी होगी, ये इम्पैक्टफुल भी होगी, ये इंटरेक्टिव भी होगी, ये इंक्लूसिव भी होगी, इसमें क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी और इसमें एक्सेस भी होगा। ये उसकी आधारशिला होगी। और इसलिए ये शिक्षा नीति निश्चित रूप में एक बहुत बहुत मजबूती के साथ खड़े होकर के हम इसको लाए हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, एक मिशन मोड में कैसे करके जो जहां खड़ा है, कैसे करके इस नीति को अपने हाथों में लेकर, क्योंकि नीति सबकी नीति है, ये अपने हाथों में लेकर के उसका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, ये जरूरत है। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज सभी लोगों को नई शिक्षा नीति पर हम सबको जोड़ा है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से बात कही। उसका एक इसकी वजह भी यह है कि आप एक कवि है, आप साहित्यकार हैं और आप शिक्षक भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने सभी जो बिंदुओं पे बात की और सबने आय उसमें आपने जोड़ा, इंडिया से लेकर इंटरनेशनल तक, उसमें एक आय भी और अहम है कि इंडिविजुअल को भी आपने नहीं भूला। ये नीति इंडिविजुअल के लिए भी है कि आप जो चाहे बन सकते हैं, वो बनने के लिए जब चाहे बन सकते हैं, जो चाहे वो भी नहीं, जब चाहे आप बीच में छोड़ के वापस भी आ सकते हैं। जैसे ट्रेन चलती है, हॉप इन ट्रेन जैसे होती है, आप पढ़िए वापस आइए, वापस पढ़िए, जैसा आप चाहे तभी पढ़िए। तो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते आपने नीति बनाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप भी खुद भी आपने शिक्षा की पढ़ाई भी लोगों को दी है, कि जब मैं छोटा था तब रास्ते में जब कोई हमारे टीचर चलते थे तो हम पहले जाके उनके पाँव छूते थे। दुर्भाग्य से कुछ पिछले समय में, कुछ दशकों में ये बात बनी कि यदि शिक्षक चलता है तो बोलेगा ये तो टीचर है, और यदि कोई बदमाश आदमी रास्ते पे चलता है तो लोग जाके उसके पाँव छूना चाहेंगे क्योंकि मुझे कम से कम सुरक्षा देगा। तो ये समाज में जो परिवर्तन आया कि शिक्षक का जो स्थान था समाज में, लोगों के दिल में, उसको दोबारा लाने के लिए हमें, आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें कहा, टीचर्स ट्रेनिंग भी देंगे। देखिए, सामाजिक स्तर उसका बढ़ने के लिए भी आपने जरूर सोचा होगा तो किस तरह से हम सामाजिक स्तर शिक्षक का बढ़ा सकते हैं, वो इसके लिए भी किस तरह से क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ सरकारी काम नहीं करेंगे, हम भी करेंगे तो हम शिक्षक को यदि पूरे ऊपर के स्तर पे रख सकते हैं। जो विश्व गुरु की बात आपने सही कही, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक नई दिशा में भारत को ले जाने का काम किया। मगर मुझे अभी तो ये भी मैं भी सोच भी नहीं सकता हूँ कहाँ तक हम पहुंचेंगे, लेकिन ये विश्व गुरु बनने के समय जो गुरु हमारे हैं देश में, उनको एक इस तरह का अच्छा स्थान किस तरह से दिया जाए। आपने दोनों बात कही है, एक तो ये जो शिक्षक और उसका सम्मान, असलियत में सम्मान कहाँ से होता है, सम्मान आज भी कहीं खोया नहीं है। आपने देखा होगा कि यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको स्वीकारते हैं, लोग आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं, लोग आप जैसा बोलते हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं। इसका उदाहरण मेरे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। वो कहते हैं कि ताली बजाओ तो सब लोग इकट्ठा ताली बजा करके, वो कहते थाली बजाओ तो थाली बजाना शुरू कर देते, इकट्ठा हो जाता है देश। भरोसा है, भरोसा, ये भरोसा और संस्कार, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सम्मान आज भी खोया नहीं है, शिक्षक आज भी शिक्षक है। और मैं एक उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले शिक्षा संवाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जुड़े थे। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि यदि छात्र को ये बोलेंगे लोग कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है, और छात्र कहेगा कि वो अध्यापक ने ये बोला है, तो वो नरेंद्र मोदी जी को एक तरफ कर देगा, मेरे गुरुजी ने ये बोला, ये लिखेगा। अभी भी भरोसा है,
अपने शिक्षक पर भरोसा है। ये भरोसे को और पुख्ता दो प्रकार से होगा। इस भाषण दे करके बड़ी बड़ी बात करके नहीं हो सकता। नंबर एक, शिक्षक का स्तर सुधारना पड़ेगा। नंबर दो, ये जो हमारे मूल्य परक शिक्षा है, अभी यूनेस्को की जब डीजी आई थी मुझे मिलने के लिए, मैं यूनेस्को में गया था, तो काफी हमारी चर्चा हुई दुनिया के देशों से भी। उन्होंने कहा कि ये हिंसा, अनुशासनहीनता और ये व्यक्तिगत स्वार्थपरता ये बच्चों में भी क्यों आ रही है? तो मैंने उनको एक ही सूत्र बताया कि क्योंकि हमने मनुष्य को मनुष्य नहीं मशीन बना दिया। तो मशीन का काम केवल चलना ही तो होता है, उसको जितना आप घुमाओगे चला वो उतना घूमेगा, उसमें उस सीमा तक की संवेदनशीलता तो होगी नहीं। हमने संवेदना को खत्म कर दिया, हमने मूल्यपरक शिक्षा को अपनी जड़ों से हटा दिया। आज माँ बाप भी यदि एक बच्चा उठ करके अपने माँ बाप को और भेज देता है बूढ़े वृद्ध माता पिता को भेज देता है अपने वृद्धाश्रम में, तो उसको कष्ट नहीं हो रहा है, उसको ये लगता है हाँ इतना ही संबंध है, क्योंकि मुझे भी उठ करके जैसे मैं छोटा हुआ मुझे हॉस्टल में भेज दिया या मुझे किसी के, तो उनका संबंध केवल इतना ही, तो उसको दुखी नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है अच्छा ऐसे ही तो होता है। हमारी जो मूलभूत हमारी संस्कृति थी, हमारे जो परिवारों का जो एक सामाजिक व्यवस्था थी, उससे थोड़ा सा हटे हम, लेकिन फिर लोगों के समझ में आ रहा है। दुनिया में हमारा संयुक्त परिवार केवल हिंदुस्तान का होता था, उसकी अपनी ताकत होती थी। अभी भी दादा दादी की, नाना नानी की कहानियां कानों में गूंजती हैं। कहाँ चली गई वो कहानियां? उनकी ही जरूरत है आज। इसलिए जो बुजुर्ग थे वो बच्चों को अपनी गोद में, उनका भी समय जाता था, जितना ज्ञान था वो बातों बातों में, खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वो पुख्ता करते थे मेरी पीढ़ी को। आज वो पीढ़ी उससे दूर हो गई है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, कठिनाई जरूर है, लेकिन कोई असंभव नहीं है, वो जोड़नी है हमको कड़ी। इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, ये मूल्य परक शिक्षा नीति पर हम उसके जीवन मूल्यों पर खड़ा करेंगे। अभी किसी ने बाहर कहा लंदन में कि हिंदुस्तान की जो ये शिक्षा नीति है, ये इस सदी की सबसे खूबसूरत शिक्षा नीति है। डॉक्टर निशंक आपको क्या कहना? मैंने कहा कि हाँ, लोगों की शिक्षा नीतियां होंगी, कोई तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे होगा, कोई विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे होगा, लेकिन मेरी जो शिक्षा नीति है, मेरे हिंदुस्तान की शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति ये जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के विश्व के हर प्रतिस्पर्धा पर जा रही है। इसलिए ये इस सदी की सबसे खूबसूरत शिक्षा नीति है, क्यों वो जीवन मूल्यों की भी बात करती है। जो आपने चर्चा की कि हम एक अच्छा नागरिक पैदा करेंगे, सबसे पहली आवश्यकता ये है, और उसके बाद उसको विश्व मानव बनाएंगे। ये विश्व मानव की जरूरत है। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए, जब हम पूरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और जब हम शुरू करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सभी के सुख की कल्पना करते हैं, और जब हम अपनी बातों को करते हैं तो असतो मा सद्गमय की बात करते हैं, और तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात करते हैं। हमने हमेशा अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाने की बात की। कौन लेकर के जाएगा प्रकाश की ओर? इसलिए जो आपने शिक्षक कहा है, हमने लीप प्रोग्राम बनाया, अर्पित प्रोग्राम बनाया, हमने निष्ठा, आज ही हमने ऑनलाइन निष्ठा को शुरू किया है। दुनिया का सबसे बड़ा अध्यापक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो निष्ठा है, जिसको अत्याधुनिक, आखिर अध्यापक को भी पूरा समृद्ध होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, तभी तो वो बच्चे तक पहुंचाएगा अपनी बात को। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि शिक्षकों का, मुझे कहा गया कि आपने तो इतनी कठिन परीक्षाएं रख दी है शिक्षकों के लिए, तो अब तो कैसे शिक्षक बनेगा? मैंने कहा बिल्कुल सही कहा है, आईएएस बनना तो सरल होगा, लेकिन हिंदुस्तान में शिक्षक बनना अब कठिन होगा। वही शिक्षक बन सकेगा जो सामर्थ्य वाला होगा, सामान्य व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकेगा। जो शिक्षक सब कुछ खड़ा करना है जिसने तंत्र, उसमें सामर्थ्य चाहिए, उसमें सोच चाहिए, विचार चाहिए, उसमें परिकल्पना चाहिए, उसको क्रियान्वित करने की क्षमता भी चाहिए। और इसलिए इन सब चीजों को करने के लिए जहां हम बच्चे को उसके संस्कारों पर खड़े करने की कोशिश करेंगे, वहां हम अध्यापक को पूरी ताकत के साथ ऐसा योद्धा बनाने की कोशिश करेंगे।
अत्याधुनिक ज्ञान उसके अंदर समा सके और वो अपने को कैसे खड़ा कर सकता है, इन दोनों क्षेत्रों पर काम करेंगे। मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरे देश के अध्यापक को मैंने देखा है, इस कोरोना काल में मैंने देखा एक योद्धा की भूमिका निभाई मेरे अध्यापकों ने, योद्धा की भूमिका निभाई। ये देश 25 करोड़ बच्चे अचानक रात रात में ऑनलाइन पर आ जाए, अध्यापक ने 15-15, 18-18 घंटा काम किया है, बच्चे के साथ जुड़ा रहे। हमको गर्व होता अपने अध्यापकों पर। कई बार लोग कहते हैं सब बेकार हो गया, अध्यापकों का भी सम्मान नहीं हो रहा है, एक दूसरे को कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा हिले हैं, हम एक तरफ नहीं हुए हैं, हम वो जो हिल रहा है उसको स्थिर करेंगे। हमारे पास वक्त भी है, हमारे पास विचार भी है, हमारे पास क्रियान्वयन की अपनी ताकत भी है, और हमारी दिशा भी ठीक है, और हम दशा भी ठीक करेंगे। और इसलिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आगे आने वाला भारत बहुत अच्छा भारत होगा मेरा। जब मेरे आचार्य वृंद, मैंने कहा ना कि आचार्य देवो भव, हमने हमेशा से कहा है, तो अचानक भी पैदा नहीं होते। जब परिस्थितियां पैदा करती हैं, परिवेश पैदा करता है आदमी को, तो खड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति खराब कोई नहीं है दुनिया में, परिस्थितियां उसको खराब करती हैं। हमारी परिस्थितियां हम बहुत अच्छा करेंगे अपने शैक्षणिक संस्थानों में। अभी तो हम स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के लोगों को कह दिया कि आइए, अब मेरे भारत में आइए, हम कुछ नया देंगे। मुझे इस बात को भी कहते हुए खुशी हो रही है आपसे बांटते हुए कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक IIT में हमारे छात्र शोध करने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं। उनके साथ अनुबंध हो चुका है। 1000 से भी अधिक छात्र जो है शोध करने के लिए केवल मेरे IIT में आ रहे हैं। और स्टे इन इंडिया के तहत हमने शुरू कर दिया है कि आखिर इस देश का 7 लाख 8 लाख बच्चा बाहर क्यों जाएगा? प्रति वर्ष 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का दुनिया में जा रहा है। तो मेरा प्रतिभा भी और पैसा दोनों चलेगा, हमारे हाथ को ही नहीं आता। जो प्रतिभाशाली है वो वो उनकी कंपनियों को बड़ा करने में जुटा हुए शोध अनुसंधान कर रहा है, और मेरा पैसा भी चला गया। अब इसलिए हमने स्टे इन इंडिया कहा है। हमने अपने छात्रों से कहा जो आपको उधर मिल सकता है वो इधर भी मिलेगा। हमने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उनको हम भारत में आमंत्रित करेंगे, हमारी शर्तों पर आएंगे, और हमारे भी 100 विश्वविद्यालय जो शीर्ष के होंगे वो दुनिया में जाएंगे। हम आदान प्रदान करेंगे, लेकिन अपने छात्र को ये भरोसा दिलाएंगे कि जो आपको वहां शिक्षा मिल सकती है वो यहाँ पर भी शिक्षा मिलेगी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये परिवेश हमको बनाना, ये अध्यापक गण ही करेंगे। ये जो शैक्षणिक संस्थान है इन्हीं को आगे आना होगा, इनको भरोसा दिलाना होगा। क्यों जाए बच्चा बाहर पढ़ने के लिए, क्यों नहीं हम भरोसा दिला पाए? हाँ, अवस्थापनों की कोई कमी होगी, दूर करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उपकरणों की कमी होगी। और ऐसा नहीं है, अभी जो आपने कहा कि पारस्परिक जो IOE के हमने 20 संस्थान जो 10 प्राइवेट और 10 सरकारी किए हैं, वो इसका प्रमाण है कि लोगों के साथ सहभागिता करके हमारे उत्कृष्ट कोटि के संस्थान भी, प्राइवेट क्षेत्र के भी लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर ऐसे DBT विश्वविद्यालय हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी। तो मुझे भरोसा है कि जो आपके मन में आया है ये अच्छा होगा। एक आपको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, और मैंने आपको देखा है कि आप कितने सिंसियरली कोई भी विषय लेके काम करते हैं। अभी आप उसका एक उदाहरण अभी है कि किस तरह से आपने बताया। आपके एक परिवार से जुड़ा हुआ मैं देखा हूँ, आपकी बिटिया एक मिलिट्री में अफसर बन गई, और मैं उसका याद भी मुझे है कि आपने उसको ट्वीट किया था। मैंने भी उसको, मैं जब रेलवे मंत्री था, मैंने भी बहुत खुश होके आपको इसके लिए बधाई भी दी थी। और आपने अभी बात की जय जवान की। इस शिक्षा नीति में कहीं पे हम मिलिट्री एजुकेशन के ऊपर नहीं सोच सकते कि जिसमें शिक्षा करने के समय भी यदि हम कोई एक लोगों में एक अच्छी तरह से एक डिसिप्लिन लाने के लिए और लोगों के देश के प्रति भावना बनाने के लिए, क्या उसमें भी कभी हम उसके भी कभी जोड़ सकते हैं? या उसमें जोड़ने के लिए नीति की जरूरत नहीं, आप उसमें कुछ लोगों के सामने रखेंगे तो हम जैसे विश्वविद्यालय भी है, हम भी उसको लोगों को ज्यादा देंगे। मैं आपके इसके बारे में, ये जो विश्वविद्यालय बना है इसमें 4 संस्थाएं हैं, उसमें KG से लेके कॉलेज तक 1 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते भी है, हम भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो क्या ये भी कुछ एक नई दिशा हो सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश में एक अच्छी तरह से
संस्कृति भी बने और एक डिसिप्लिन भी बने। तो इसमें कुछ कर सकते। और आपको मैं पहले बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने अपनी बिटिया को ऐसा नहीं सोचा कि बस सिक्योर्ड जॉब लीजिए। आपने बोला जाइए पढ़िए, और उसको आपने जिस तरह से प्रोत्साहित किया था, मुझे जानता हूँ, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस समय भी मुझे मालूम है कि सबसे पहला ट्वीट आपका आया था जब उसको कैप्टन बनी थी आर्मी में, वो मिला था। तो उसमें आपकी जागरूकता और सक्रियता का मैंने तब भी दर्शन किया था कि आपने सबसे पहले जब उसको स्टार लगे थे तो कुछ चंद मिनटों में ही आपने ट्वीट किया था। मुझे ऐसा लगता है, आपने देखा होगा जब मैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री था जब कारगिल का युद्ध हुआ था, और अटल जी ने जो निर्णय लिया था कि जो भी शहीद होते हैं उन शहीदों को सम्मान के साथ, पहली बार हुआ था कि जो शहीद का पार्थिव शरीर जो है सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाता था। मेरे जैसे आदमी को जो बहुत संवेदनशील रहा इस भावुक किस्म का, तो मुझे ये जिम्मेदारी उस समय उत्तर प्रदेश में एक नोडल मंत्री के नाते मिली थी। कैसा माहौल था, कई जगह तो लाठीचार्ज की तक स्थिति आ जाती थी। सड़कों पर युवा जिस तरीके से उमड़ जाता था, देशभक्ति का जो उसका ज्वार था देखने लायक था। तब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, देशभक्ति की भावना सबके मन के अंदर है, केवल परिवेश बनाने की जरूरत है। मैं जिस बात को आप कह रहे हैं, मेरी जो बेटी है जो सेना में गई है, मैं 83 से मैं देशभक्ति के गीत मेरे देश के आकाशवाणी में आते रहते थे, रेडियो में 83 से मेरे देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। जब मेरी बेटी MBBS करने के बाद चली गई मॉरिशस, तो रात को मैंने कुछ चर्चा करते हुए ये कहा कि नहीं, आप छोड़िए, देश की बात मत करिए, तुम अपनी बात करो। तो उसने पूछा मुझसे कि मैं देश की बात क्यों नहीं करूं आपसे, तो मैंने उसको कहा कि जो बाहर चला जाता वो देश का नहीं होता फिर। तो उसके मन में ये बात खटक गई, और मैंने कहा कि मैं तुमको कभी रोकता भी नहीं, ना रोकूंगा, मैंने किसी को कभी रोका नहीं, तुम्हारी क्या इच्छा है किसकी वो करे। तो उसके मन में उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, और उसको उसी उथल पुथल ने उसको अब यहाँ तक उसने कह दिया अब मुझे देश में आना है तो केवल देश के लिए ही आऊंगी, मैं नौकरी के लिए नहीं आऊंगी। और उसने वही ये तय कर दिया कि मैं कमीशन लूंगी। और वो सबसे ज्यादा संवेदनशील थी मेरे घर में। हम लोग ये महसूस करते थे ये कैसे रहेगी, कैसे करेगी, लेकिन वही सबसे ज्यादा बोर्ड बन करके वो आज सेना में अपना काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है एक बार जब परिवेश बनता है तो आदमी इंसान है, भावनाएं हैं। और फिर हम इस नई शिक्षा नीति में जो मूल्य परक ला रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो सैनिक स्कूलों की तर्ज पर कुछ स्कूल हो, भविष्य में हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि हर जिले में ऐसा हो। हमारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी हम इसकी शिक्षा को कर रहे हैं। जो शुरू से ही हम NSS और इन दोनों जो युवाओं के क्षेत्र में जो उनको आगे बढ़ा सकते हैं, NCC और NSS, इस NCC को और आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के हर स्कूल में ये प्लान बना रहे हैं कि हर स्कूल में ये कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि देशभक्ति की भावना बहुत तेजी से उभरेगी। मैं जानता हूं कि वैसे तो हमारा समय सिर्फ आधा घंटे का था, लेकिन जिस तरह से आपने शिक्षा नीति में लिबरल आर्ट्स को बढ़ाने का काम किया, उसी तरह से आपने कार्यक्रमों को भी लिबरली टाइम हमें दिया। इसके लिए मैं और आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना समय आप मुझे देंगे उतना समय देश की शिक्षा के लिए कम न पड़े। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभेच्छा भी देता हूं कि आने वाले दिनों में देश का एक जो भविष्य बनने वाला है, इसके बारे में आपने हमें बताया। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, आपकी बात सुनने के बाद ही पता चल सकता है कि किस तरह से देश एक तरक्की की तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप जैसे एक अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन, आशीर्वाद देश के सभी शिक्षा में काम करने वाले लोगों को मिलते रहेगा। और मैं आपका मित्र होने के नाते
एक बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप इतनी तरह से अच्छी तरह से देश की शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली को अच्छे बनाने के लिए काम करें। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह का मौका बार बार हमें मिलते रहेगा, कि आपसे बातचीत होती रहेगी, मार्गदर्शन मिलते रहेगा और साथ में काम करने का मौका भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कमलेश मिश्रा जी से, जो कि इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव प्रसारित करें। थैंक यू नितेश, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही अच्छा लगा आज सुनकर कि हम क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। लेट मी स्टार्ट विद thanking Shri Ramesh Pokhriyal ji, the Education Minister, for giving us the time today. Shri Suresh Prabhu ji, our Chancellor. I am very pleased that we were able to have them here today. मैंने शिक्षा नीति के बारे में काफी सोचा और आज जो मैंने सुना उसमें सिर्फ एक चीज जो उभर के आती है कि देश ही धर्म है और उसको ही हमें आगे ले चलना है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि अध्यापक का धर्म क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं उनसे पूरी सहमति में हूं। आजकल पैर तो नहीं छूते हैं बच्चे, लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि अगर आप ईमानदारी से अध्यापक बनते हैं तो पैर छूने वालों की कमी नहीं होती है। बच्चे हमेशा एक मार्गदर्शन के लिए देखते रहते हैं। हमारी कोशिश यही है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में कि हम अपने कल्चर, अपनी फिलॉसफी, हमारा जो ज्ञान जो दूसरों लोगों ने लेकर हमें रीपैकेज करके भेजा, हम उसको अपना करना चाहते हैं। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस शिक्षा नीति में, जो मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा शिक्षा नीति में, कि हमारे पास एक ऐसा अवसर आया है इस समय जहां पर हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मेरा हमेशा ये सोचना रहा है कि एक अध्यापक होना व्यवसाय नहीं है। एक अध्यापक होना एक जीने का रास्ता होता है और हम उस पोजीशन में ये हमेशा कोशिश कर सकते हैं कि हम भारत के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे और उस निर्माण में जो आगे आने वाली पीढ़ी रहेगी उसको हम किस तरह से शिक्षित करते हैं। मुझे यह लगता है कि जो हम ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं इस देश में जहां पर हमें एक नया बदलाव लाना पड़ेगा, एक नया सोचने का तरीका लाना पड़ेगा। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, नए तरीके क्या होने चाहिए। बट एक चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा जो मुझे सताती रहती है कि देश के प्रति वो भावना कैसे हम यंग जनरेशन्स में लाएं। आप उनको कुछ भी पढ़ाइए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक देश के प्रति एक भावना, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा देश क्या है,
आगे कैसे चलना है, इस देश को कैसे आगे बदलना है, ये भी एक बहुत बहुत जरूरी काम होता है, जो मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति में ये सब चीजें आई है। आगे का काम हमारा है। एक पॉलिसी डिसीजन होता है, पॉलिसी आती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है हमको विश्वविद्यालय के स्टेज पर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों के ऊपर सरकार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि इस शिक्षा नीति को उसके ट्रू सेंस में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे चांसलर साहब श्री सुरेश प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पिछले 30-35 दिनों से या 2 महीने से ये देख रहा हूं कि उनकी रफ्तार से चलना बहुत मुश्किल है। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्पीड से हम लोग कदम से कदम मिला के चलते रहें। और मेरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जो देश के लिए हम समर्पित कर सकते। थैंक यू सो मच।